ओम शांति भाई जी। गुड इवनिंग टू ऑल माय डिवाइन फैमिली। ओम शांति। आज के इस डेमो काउंसलिंग सेशन में मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। सभी को ओम शांति। यहाँ इस डेमो काउंसलिंग सेशंस में जो हमारे शुरू से चल रहे हैं, इसमें हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं बहुत लर्नड हैं और सभी बहुत एक्सपीरियंस हैं और सभी ने एडवांस कोर्स किया हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी व्यवहार, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रशिक्षण हम कितना भी सीख लें, लेकिन जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक हम कभी भी उसको सफल रूप से आरोपित नहीं कर सकते, सफल रूप से उसको प्रक्षेपित नहीं कर सकते। तो हम इसे व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम इसके अंदर एक एक थीम लेकर के उसके सेशंस करते हैं, उसको डेमो के माध्यम से हम इसको काउंसलिंग को अंजाम देते हैं। हम सब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं। आप सभी इसको हमारी जो वेबसाइट है www.spiritualseva.co.in पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। चाहे तो आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं। और इसमें मैं भी एक स्पिरिचुअल काउंसल के रूप में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा अपना खुद का चैनल है, मेरे नाम से ही है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत गाइडलाइंस मिल सकते हैं। आज जिस थीम पर हम लोग सब बात करने जा रहे हैं, उसके पहले शुरुआत करें। मैं हमारे जो सुपर काउंसलर हैं, सुप्रीम सोल हैं, सबसे बड़े काउंसलर हमारे शिव बाबा, मैं उन्हें उनके आशीर्वाद से उन्हें सामने रख करके अपने इस सेशन को प्रारंभ करने जा रही हूँ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करावनहार है। चलाने वाला चला रहा है, सिखाने वाला सिखा रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। हम तो बस उसको किए जा रहे हैं और सीख रहे हैं। सभी दादियों को, दीदियों को, सबको ओम शांति और सबके आशीर्वाद से मैं आपका इस सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज के हमारे इस डेमो काउंसलिंग की थीम है कि जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स तो निकल जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम पीएचडी करें। लेकिन जब तक पीएचडी का बेस नहीं मिलता है, तैयार होता है, उसमें आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है, गाइड का भी सिलेक्शन हो सकता है, सेंटर का भी सिलेक्शन हो सकता है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम काम की शुरुआत करते हैं, कहने का मतलब है कि हमारी यात्रा की पहली सीढ़ी यदि सही रूप से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से शुरू होती है, तो हम समझ सकते हैं कि पीएचडी जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण और गहन अध्ययन जो होता है, बहुत इंटेंसिटिव स्टडी होती है, डीप स्टडी होती है, तब जाके कोई रिजल्ट निकलता है। कोई थ्योरी को हम लेते हैं और उसके बाद उसमें से हम कोई सिद्धांत बनाते हैं और वो फिर सबके सामने आता है। तो ये एक मुश्किल काम होता है। थोड़ी-सी इसमें गहराई की, थोड़ी कर्मठता की, थोड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। तो आज हमारे समक्ष एक पीएचडी स्कॉलर, उसके ब्रदर ने मुझसे बात किया था और कि उसकी बहन बहुत डिप्रेशन में है और वो पीएचडी कर रही है। तो मुझे उस आपसे सलाह लेनी है, परामर्श लेना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो चलिए हम अपने सेशन को आरंभ करते हैं, सुप्रीम सोल को सामने रखते हुए। और मैं बुलाती हूँ लड़की के, जो हमारी पीएचडी स्कॉलर है, वो नैना सिस्टर उसका रोल प्ले कर रही हैं। और जो लड़की के ब्रदर हैं, क्योंकि फादर नहीं है, वो किशन भाई, वो हमारे कांतिलाल भाई जी हैं, जो उसका रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और आप अपने साथ अपनी बहन को लेके आए हैं, तो आप दोनों अंदर आइए। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ और आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। बाकी ईश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आइए भाई जी, बताइए। मैडम नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैडम हाँ मैंने बताइए। हाँ कल परसों फोन किया था। जी जी जी। आज के बारे में अपॉइंटमेंट लिया था मैं। अच्छा अच्छा। जी। मेरी आप बहन बत का हाँ। एजुकेशन के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा अच्छा। उसके बारे में आज के अपॉइंटमेंट लिया है। हाँ बताइए ना, बिल्कुल। क्या है, आपकी बहन को भी आप लाए हैं? हाँ जी, बहन को हाँ, लाया है मैडम। पहले आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, आपने अपनी बहन को देख के क्या महसूस किया और आपको ऐसा क्यों लगा कि उसे
सलाह की, परामर्श की या काउंसलिंग की आवश्यकता है? जी जी। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। बताएं, बिल्कुल बताएं। मेरा नाम किशन लाल है मैडम। जी। और मैं खेती करता हूँ मैडम हम्म। बचपन से। और एक मैं मुझे एक बहन भी है मेघा करके। हम्म। बचपन में मेरे हमारे माता पिताजी गुजर गए। अच्छा अच्छा। तो मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। हम्म। तो मेरे पिताजी जो खेती करते थे, वही हम्म। जिम्मेदारी खेती करने के लिए गांव में चला गया। अच्छा अच्छा। ज़्यादा न पढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाते हैं, हाँ। मजाक गंवार हम्म। बोलते हैं। तो ये हम्म। बात मेरे मन को लगी, तो मैंने मेरी बहन को हम्म। शहर में भेजा, अच्छा। हॉस्टल में रखा। लेकिन हाँ। जो भी पैसा लगे हम्म। लगने दे, लेकिन हम्म। बहन ने फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया, हम्म। बाद में एमबी भी किया। हाँ हाँ। अब अब वो पीएचडी के लिए एडमिशन ले चुके हैं मैडम। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के बाद में मैं जब गया उनके शहर में, तो वो थोड़ी वो उदास उदास सी लग रही थी। अच्छा मैंने अच्छा। बोला, "मेरा क्या हुआ? हाँ हाँ। चिड़चिड़ापन, उदासी क्यों है? परेशान हम्म। क्यों हो?" हम्म। तो मेघा बोल रही थी, "भैया मैंने पीएचडी को एडमिशन लेके कुछ गलत तो नहीं काम किया मैंने।" अच्छा मैंने अच्छा। बोला, "क्या तो बोलो, क्या हुआ बोलो हाँ सही।" हाँ हाँ। हमें तो गुमसुम सी रहने लगी, हम्म। बातें नहीं करती थी। हम्म। हालांकि मेघा बहुत ही प्रभावशाली हंसमुख लड़की है, पूरे फैमिली अच्छा को अच्छा। संभालती है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये चेहरा देख के मेरे को बहुत ही बुरा लगा। उसकी वजह से हम्म। मैं भी थोड़ा उदास हम्म। उदास वैसे नहीं हम्म। हो गया हूँ। हम्म। हम्म। तो ये देख के मैंने दो चार लोगों को बताया, तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि हम्म। मेघा को कुछ बीमारी हम्म। कुछ भी नहीं है, तो अच्छा काउंसलिंग की जरूरत है। अच्छा। अच्छा मेरे अच्छा। फ्रेंड ने आपका एड्रेस हाँ। दिया, अच्छा उसी अच्छा। वजह से मैं आपके पास आया हूँ। चलिए मैडम बहुत। पैसे कोई चिंता न करे, उसे जो भी लगे लगने दे, लेकिन मेरी बहन को हंसमुख चेहरा देखना चाहता हूँ मैडम। जी जी। सबसे और पहले वो तो मैं किशन भाई आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी अच्छी सोच लेके आ रहे हैं। आप खुद तो बहुत तकलीफ में रहे, आप कुछ नहीं कर पाए, जी लेकिन अगर आप लड़कियों को लेकर आपकी ये सोच है तो मैं तो आपको बहुत नमस्कार करती हूँ। और मैं नहीं समझती हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप ये मानिए, मैं पूरा प्रयास करूंगी, ऊपर ईश्वर है, आपकी बहन बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे से काम करेगी पूरा, है ना? मैडम, पैसा कितना भी लगे लगने दे, लेकिन मेरी बहन हंसमुख रहे, बिल्कुल। ताकि आगे पढ़े। वो बोल रही थी कुछ भी, मैं तो इतना नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वो पीएचडी हम्म। स्कॉलर से ठीक बातचीत नहीं हुई। अच्छा अच्छा। वो हेल्प करने वाला कोई, वो बोल रही कहाँ से एग्जाम करूँ, स्टडी कहाँ से करूँ, पढ़ाई अच्छा कहाँ से अच्छा। शुरू करूँ, ये कुछ समझ अच्छा में नहीं आता है। अच्छा। तो अच्छा। मैं ओहो। साथ में लेके आया हूँ मेगा जी को। नहीं, बिल्कुल आप बताएं और उसको भेजिए, बताइए मेरे को, मैं उससे बात जी करती जी हूँ। आप जी जरूर, जी आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपको आपकी इच्छा भी पूरी होगी। और मैं ईश्वर से बिल्कुल इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप उसको भेजिए अपनी सिस्टर को, जी मेघा को, तो मैं बात जी। करती हूँ उससे। मेगा जी अंदर आ जाइए, मैडम आपको बुला रहे हैं। हेलो मेघा, कैसी हो बेटा? हेलो मैम। अच्छी हो? आई एम गुड। हाँ। आप कैसे हैं? बताइए। हाँ, नहीं, आप, मैं तो ठीक हूँ, आपके ब्रदर आपको लेके बहुत चिंतित हैं। और तो मैं समझती हूँ कि मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगी, उस ईश्वर को साक्षी रख करके। आप अपनी सब बातों को मुझसे एकदम बिल्कुल खुल के चर्चा कर सकती हैं, किसी संकोच की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। और आप आराम से जो मुझ बताएंगी मुझे, तो मैं आपको जरूर रास्ता बताऊंगी। और फिर आप उस पर चलिएगा और देखिए आपका सब काम बहुत अच्छा होगा। और ये जो भी चीजें आपके पास अभी आ रही हैं, ये केवल टाइम पीरियड है कि आपको उदासी लग रही है, आपके ब्रदर बता रहे थे कि आप बहुत दुखी रहती हैं। तो आप बताएं आपका क्या क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैम भाई ने तो आपको बता ही दिया है हम्म। कि मैं आजकल थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रही हूँ, जो मुझे नहीं हम्म। होना चाहिए मेरे ही भाई के हम्म। ऊपर और फैमिली के ऊपर। हाँ। हम्म। एक्चुअली हम लोग बहुत छोटे थे जब पेरेंट्स नहीं थे रहे हमारे। हाँ तो हाँ हाँ। मेरा भाई ही है जो वही पिता है, वही माता है, वही सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम्म।
अभी एक्चुअली मैम मैंने अभी फिलहाल में ही पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है। हाँ चलिए, तो एंट्रेंस और एग्जामिनेशन पास कर लिया आपने, है ना, एडमिशन हो चुका यस है। यस, ठीक है। बिल्कुल एडमिशन हो चुका है और हाँ मतलब पूरा क्लियर है, फीस वगैरह सारा हो गया हाँ। है। वो ठीक है। होता है ना जैसे फ्रेंड सर्किल में आके कि अभी आगे क्या हम्म करना है, हमने हम्म कुछ रिसर्च हम्म करनी है, कुछ ये करना है। तो वो वो चीज। ही अपनी हाँ थोड़ी बहुत जानकारी को लेते हुए हमने कुछ लोगों को साथ लेते हुए पीएचडी हम्म में पेपर डाला, फाइनली हमारा उसमें हो गया। हो गया, ठीक अब है। एडमिशन होने तक तो सब कुछ बहुत सरल था, इतना कुछ हम्म भी टफ था ही नहीं, कुछ हम्म नहीं हम्म लगा। हम्म लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आफ्टर एडमिशन हो रही है। अच्छा अच्छा, और बताओ। अब समस्या ये हो रही है क्योंकि फीस भी जा चुकी है, अब हाँ कदम पीछे भी नहीं कर सकते क्योंकि हाँ भाई ने भी बिल्कुल। इतनी मेहनत से हम्म पैसा लगाया है, सब कुछ किया है। तो हम्म। एडमिशन लेना सरल था, अभी ये नहीं समझ रहा पीएचडी में करना क्या है, क्योंकि पीएचडी अच्छा। मतलब कुछ कुछ चीजें पता है कि हमने, हाँ ठीक है, हमने वो टॉपिक देखना है, फिर उससे हाँ हाँ लिटरेचर हाँ पढ़ना है, फिर टूल्स हाँ। टेक्निक देखना है। बट क्या हम्म। है, मतलब शुरुआत क्या है, पीएचडी की शुरुआत क्या है, वो ऐसे। एबीसी नहीं पता, अच्छा अच्छा। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हाँ। अच्छा, इस संबंध में आपने कभी गाइड से बात करी अपनी, उनका क्या रुख है, उनका क्या एटीट्यूड दिखा एक्चुअली आपको? एक्चुअली बात तो ये है कि देखिए मैं उनको एकदम गलत भी नहीं कह सकती, हम्म। लेकिन या तो मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि एकदम से उनको भी गलत कहना शायद मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन मतलब मैंने जैसे कि उनको फोन किया था, मेरे को गाइड हम्म जो अलाउ हुए थे, हम्म तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी हम्म बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो बोलते हैं हम्म। व्हाट अबाउट योर टॉपिक। तो मैंने अच्छा। बोला कि देखिए मेरे माइंड में बहुत कुछ व्यूज तो है कि मैं इस चीज के ऊपर करना चाहती हूँ, लेकिन करा था। पर्टिकुलर मैं उसे एक नाम दे पाऊँ, अभी मैं खुद हाँ। इतनी परिपक्व नहीं हो पा रही हूँ, मेरी सच्चाई है, हम्म मेरे को हम्म। हेल्प चाहिए। तो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिफाइन योर पर्टिकुलर टॉपिक, अपना ठीक टॉपिक है। को पहले डिसाइड करो, उसके हम्म बेसिस पे फिर अपना हम्म। मतलब एक शोध गंगा करके स्लाइड है उस पर जाओ ऐसा और करो। फिर अपना अच्छा आप अच्छा। सर्च कर सकते हो। हाँ हाँ। तो ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताया, लेकिन हम्म। एग्जैक्टली ठीक है हम लिटरेचर रिव्यू तक पहुंच भी गए, लेकिन अभी करना क्या है, क्योंकि उनको अच्छा खोलने अच्छा। तो बहुत सारी चीजें दिखती है, तो उसमें क्या चीज है। पढ़े, रिपोर्ट पढ़ो, रिपोर्ट कैसे, क्या मतलब क्या चीज हाँ। एनालाइज करके क्या निकाले। मिस ठीक है। बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी ठीक हम है। अच्छी तरह से समझ के उसको हाँ कर नहीं हाँ। पा रहे कि एग्जैक्टली हम ये करें, वो हम हम्म। अभी तैयार नहीं हो पाए नहीं हैं, कर पा रहे हैं, समझ नहीं ठीक पा है। रहे करें कैसे, क्या करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपका टॉपिक क्या है? देखिए जो टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ वो आज के यूथ हम्म। के ऊपर मैं सोच रही थी, जो मेरा अच्छा। अपना ये है कि वैल्यू एडॉप्शन के ऊपर, कि वैल्यू, वैल्यू अच्छा। वैल्यू एडॉप्शन बाय यूथ और टाइम ठीक है। पर्सपेक्टिव को लेके, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है ना, वैल्यूज की जो डेफिनेशन है वो सभी के नजरों में चेंज होती रहती है। मगर आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज तो टेक्नोलॉजी को बच्चे पा चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर वैल्यूज से बहुत ज्यादा दूर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलिए तो ठीक है। मेरे माइंड में जी तो ठीक है मेघा जी, आप ऐसा करते हैं, पहले देखिए आपका अभी ये चीज तो इंटरेस्ट दिख रहा है कि आपको ये इस पे काम करना है। तो दो चीजें दिखाई दी, एक आपने यूथ को लेना है, दूसरा आपका वैल्यू डिग्रेशन को ले रही है ना, वैल्यू डिग्रेशन को ही जी ले रही है ना। अब आप सबसे जी पहला काम तो ये करिए, जो रिसर्च क्या होता है, पीएचडी क्या होता है, एक यात्रा है। अगर किसी जर्नी को अपन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस जर्नी में जाने से पहले हम क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सारे प्रश्न आपके मन में आने चाहिए। तो चलिए ठीक है, वो आए प्रश्न तब तो आपने सोचा कि चले मैं यूथ को कवर करूंगी और वैल्यू को लेके करूंगी। तो चलिए ये चीज तो क्लियर हुई कि अब आपको ये चला मालूम चल गया कि इतना बड़ा जो पूरा अपना ये सोशल वर्ड है, इसमें आपको क्या करना है। तो आप दो चीज को ले रही हैं, तो सबसे पहला काम उन दोनों चीजों को पहले टॉपिक बनाना पड़ेगा। टॉपिक इसलिए बनाना चाहिए और हमेशा ऐसा बनाना चाहिए मेघा, कि वो टॉपिक जो पढ़े उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट जो स्कॉलर है वो क्या करना चाहता है, यानी आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, क्या उससे संबंधित कोई हाइपोथेसिस तैयार होती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कोई भी बुक रिसर्च मेथोडोलॉजी की यदि पढ़ेंगे आप, तो पीएचडी कहीं भी हो, चाहे सोशल साइंसेज में हो, चाहे नेचुरल साइंसेज में हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो, मेथोडोलॉजी एक ही होती है। किसी चीज को जानना पहले, उस जानने के लिए क्या क्या आपके रिसोर्सेस हो सकते हैं उसको देखना, उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जब टॉपिक आपका डिसाइड हो गया, उसको अब आपको देखना है कि टॉपिक का आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों करना चाहती हैं।
तो आप वहां पे बताना चाहेंगे कि यूथ में जो है वैल्यू डेग्रेशन को आप देख रही हैं, तो यूथ कहाँ का यूथ है ये आपको क्लियर होना चाहिए, कि अर्बन यूथ है, कि रूरल यूथ है, कि ट्राइबल यूथ है, क्योंकि यूथ तो यूथ है, परंतु एरिया वाइज अगर यूथ को हम लेते हैं तो उनका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। एक अर्बन यूथ अलग सोचता है, एक ट्राइबल यूथ अलग सोचता है, एक रूरल यूथ अलग सोचता है। अब रही बात वैल्यू डिग्रेशन की या वैल्यू को वो करने की, एक्सेप्ट करने की, वो भी तीनों में अलग अलग होगा। तो आप बिल्कुल क्लियर करिए कि अगर हम मूल्यों की हीनता देख रहे हैं, वैल्यू का डिग्रेशन देख रहे हैं, तो एक पहले हम जनरल ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि हमको कहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है, शहरों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा अर्बन यूथ है वो वैल्यू डिग्रेशन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ये केवल आपका ऑब्जर्वेशन है, अभी अभी आपको कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होता है, जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम एंड में पहुंचते हैं तो कंफर्म होता है कि वैल्यू डिग्रेशन यूथ में या अर्बन यूथ में कहाँ पे ज्यादा है। उसमें भी अर्बन एरिया को भी आप अलग अलग क्लासिफाइड कर सकती हैं। यानी हर लेवल पे आप धीरे धीरे पिक्चर क्लियर करेंगे। टॉपिक बना, टॉपिक के बाद आपको एम मालूम चल गया कि आपने अर्बन यूथ को लेना है, तो जब टॉपिक बनाएंगे तो सिर्फ वैल्यू डिग्रेशन इन यूथ ना लेकर के इन अर्बन यूथ ले सकती हैं। ब्रैकेट में लिख देती है विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ आप जिस सिटी की हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च स्कॉलर पूरे टोटालिटी का कभी भी स्टडी नहीं कर सकता है, तो आपको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज जनरली हम लोग अपनी फैसिलिटी, अपने जो हमारे संसाधन है, जो हमारे पास चीजें हैं, उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, आसपास का एरिया ले लेते हैं। तो सपोज अगर आप यूपी की हैं, अगर आप एमपी की हैं, या आप कहीं की हैं, तो उस एमपी यूपी उसमें भी आपको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आपका शहर यदि बड़ा शहर है तो आप अपने शहर को ले सकती हैं। और ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहें तो आप कॉलेज यूथ को ले सकती हैं, स्कूल के यूथ भी हो सकते हैं। तो जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं वो आपको यूथ में आएंगे। जनरली हम लोग स्कूल लेवल के बच्चों को नहीं कवर कर सकते, क्योंकि वैल्यू डिग्रेशन कब ज्यादा दिखाई देने लगता है, जब बच्चा कॉलेज में जाता है, थोड़ा और मेच्योरिटी की एज में जाता है। तो आप इस टॉपिक को कैसे बना सकती हैं कि वैल्यू डिग्रेशन इन कॉलेज यूथ विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ सो एंड सो, वो ब्रैकेट में आप बता देंगे। अब आपका एक टॉपिक हो गया। अब क्या होता है, जब हमारा टॉपिक हो गया, हमको एम हमारा पता हो गया, हमको क्या करना है, तो अब आप इस पर अब आप काम शुरू करिए। तो उसका सबसे पहला काम होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई मुझसे बोले या आपसे कहे कि चलो मुंबई की यात्रा करनी है, आप उस शहर के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, तो पहले वहां उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे ना, कि कोई मुंबई में रहता है क्या, मुंबई कैसे जाना चाहिए, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कितना खर्च होगा, ये सारी चीजों की हम टेंटेटिव एक कल्पना करते हैं। सेम वही चीज है कि अगर आप अर्बन यूथ को ले रही हैं और अर्बन कॉलेज यूथ को ले रही हैं, पर्टिकुलरली आप अपने शहर के बच्चों को ले रही हैं, तो आप बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए कि उन्हीं स्टूडेंट्स को कवर करना है, कौन सा कॉलेज को लेना है, ये धीरे धीरे स्पेसिफाई हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, अब पूरी जानकारी लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, एक अर्बन यूथ दिखाई दे रहा है, एक वैल्यू डिग्रेशन हो रहा है। तो पहले इन दोनों को बहुत क्लियर कट पढ़िए कि वैल्यू डिग्रेशन। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए आजकल, पहले जमाने में जब रिसर्च वगैरह होता था तो वहां पर क्या बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी, कहाँ कहाँ मिलती थी, लाइब्रेरीज में, ठीक है। कई डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी होते, जैसे न्यू दिल्ली में बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, बहुत बड़ा है वो प्लेटफॉर्म है। और वहां पे सारी आपको जितने भी इस पर बुक्स, जर्नल्स, और उसके बाद उसमें मैगजीन्स, आर्टिकल्स, रिसर्च जो प्रोजेक्ट हैं और रिसर्च थीसिस जो हैं, वो सब आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब आजकल एक बहुत बड़ा फायदा हो गया नेट के चलते, ये अब सारी चीजें हमको कहाँ अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यदि आप ICSSR की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सारा, अपना टॉपिक डालिए, आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो पहले उनको पढ़िए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा टॉपिक डिसाइड हो जाता है, जो आपके गाइड शायद नहीं बता रहे हैं, मैं जस्ट शॉर्ट में आपको कोशिश करूंगी कि एक गाइडलाइन दे दूं, आप उसमें चलना शुरू करिए। इसको बोलते हैं हम लोग रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, कि आपके टॉपिक में पहले क्या क्या काम हो चुके हैं, कहाँ कहाँ से मिलेगा। अगर पॉसिबल है तो लाइब्रेरी जाइए, सारी सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज की, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, यहाँ की लाइब्रेरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। और अगर आप जिस भी आप पर्टिकुलर उस पर कोशिश कर रही है तो उसको सर्च आउट करिए। तो अब लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही बताया कि शोध गंगा है,
आजकल बहुत अच्छी वेबसाइट हमारी बन चुकी है। तो शोध गंगा में आप पूरा निकालिए। तो आप कैसे सर्च आउट करेंगे? एक, मूल्य विहीनता या वैल्यू डिग्रेडेशन, और दूसरा यूथ को लेके, अर्बन यूथ को लेकर। इनसे संबंधित जितने भी आपको रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है, बुक्स, मैगजीन्स, या फिर अगर कोई थीसिस अवेलेबल है, उन सबको आप निकाल लीजिए। तो उसके एक दो तीन तरीके, एक तो शोध गंगा में सर्च कर सकती हैं। दूसरा तरीका है, आप गूगल खोलिए और उसमें जब सर्च करने वाला जो बार है वहां पे आप डालिए आपका टॉपिक और उसमें लिख दीजिए स्टडीज रिलेटेड विद द सो एंड सो टॉपिक। सो दैट्स स्टडीज रिलेटेड विद द वैल्यू डिग्रेडेशन इन यूथ। आप ऐसा डालिए और सर्च करिए, तो वो आपको लाइन से बहुत सारी क्या दिखाएंगे? स्टडीज दिखाएंगे। आप उनको पढ़ते जाइए, देखते जाइए कौन से काम का है, उसको खोलिए और उसके बाद उसको पूरा पढ़ डालिए। और उसमें एक दिया रहता है एब्स्ट्रैक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आर्टिकल आप पढ़ेंगी, चाहे जर्नल्स में हो, चाहे मैगजीन्स में हो, चाहे कई बार पहले तो पुराने समय में जब रिसर्च होती थी तो पूरे एब्स्ट्रैक्ट्स आते ही थे अलग से। अब तो नेट अवेलेबल है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट्स को निकालिए। एब्स्ट्रैक्ट से फायदा क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो भी स्टडीज की गई हैं किसी स्कॉलर के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा या कोई बुक लिखी रहती है, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा उसका सार होता है, एसेंस होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या किया है, क्यों किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है और उसका रिजल्ट क्या है। तो आप एक समझ लीजिए कि आपको शॉर्ट में एक पूरा वर्क मिल जाता है। ऐसे ही आप 40-50 वर्क जितने भी आप पे जितना आप ले सकती हैं, ढूंढ सकती हैं, मैक्सिमम ढूंढ लीजिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या होता है, जब हम बहुत सारा चीज पढ़ लेते हैं तो हमारा भी साइट खुलने लगता है। आपको अपना उद्देश्य मालूम है, आपको अपने वर्क के बारे में मालूम है, तो जो वर्क रिलेवेंट है उसको पढ़िए, उसके आधार पर आप क्या करिए, अपने आप को तैयार करिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हर चीज गाइड नहीं बताता है, मैं एकदम फ्रैंकली बताती हूँ। बहुत कम गाइड होते हैं जो सारी चीजें आपको XYZ पूरा स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के एंड तक बताएंगे। उनका ये कहना होता है, कई कई जो गाइड वो क्या कहते हैं, हम क्यों करके देंगे, स्कॉलर का काम है वो ढूंढे, सर्च करे, ढूंढ के लाए, आखिर वो रिसर्च स्कॉलर क्यों कहलाता है, और हमारा काम केवल गाइड करना है। ये सारी चीजें आती तो कई इश्यूज होते हैं, बाद में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो उसके लिए हमें ही क्या करना है, हम अपने आप को तैयार करें। अब इस सब के लिए सबसे पहला गुण जो है, आपके पास पेशेंस का होना जरूरी है, क्योंकि कोई बटन दबाते कोई चीज मिलेगी नहीं। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको एक एक चीज को ढूंढना है। इट टेक्स मैनी मैनी टाइम, मोर टाइम लेता है, इतना वक्त लेता है। आप एक एक को ढूंढिए, निकालिए, खोलिए, फिर नोट करिए। अब आजकल तो सुविधा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, बाद में उसको आप उसका हार्ड कॉपी निकाल सकती हैं, तो वो सारा आपके पास मैटर कलेक्शन हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो होता है वो मैटर कलेक्शन का ही होता है, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। उसके बाद उनको पढ़िए। तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकती, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ सकती, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगी तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपको एक गाइडलाइन अपने काम के लिए मिल जाएगा। जब आप रिव्यू कर लेती हैं तो फिर आगे जाइए, फिर गाइड को दिखाइए। उसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा। अब आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? देखिए, हम लोग जो स्टडी करते हैं, हमारा जो ये पूरा हमारा संसार है, जहाँ पर हम व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर हम बात भी किससे करेंगे? अगर मुझे किसी चीज की जानकारी चाहिए, आपको जानकारी लेनी है, तो आपको किनके पास जाना पड़ेगा? यूथ के पास जाना पड़ेगा। और कौन से यूथ होंगे? जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे या कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कुछ डिसाइड कर लीजिए, कितने नंबर्स आप कैंडिडेट आप लेंगी जो आपको कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग जब पीएचडी करते हैं, क्योंकि पीएचडी इंटेंसिव स्टडी वाली आती है, तो लगभग 300 के आसपास हमको केसेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर 300 250 या आपका गाइड जो बोलता है उतने केसेस सेलेक्ट करिए। ये सेलेक्ट करने का भी प्रोसीजर है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। हमको सारे 300, तो 300 लोग को सेलेक्ट करने के लिए हमको पूरा टोटल स्ट्रेंथ कॉलेज की जानना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक कॉलेज में आप जा रही हैं, आपके शहर का ही कॉलेज, और वहां पे मान लीजिए सपोज 7000 स्टूडेंट्स हैं। अब आप उसमें 300 स्टूडेंट को चुनना चाहती हैं, तो आप 7000 स्टूडेंट्स का नाम लिखिए, एक डब्बे में डालिए, जैसे लॉटरी निकालते हैं ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 300 केसेस निकाल लीजिए, और जो नंबर निकल के आएंगे वो नाम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके केसेस हो जाएंगे। आप उनके पास जाइए। अब जब आप उनके पास जाएंगी तो बात कैसे करेंगी?
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चनेयर कहते हैं या शेड्यूल बोलते हैं। वो बना लीजिए, कितने क्वेश्चन पूछेंगी, क्योंकि हम जो भी बातचीत करेंगे हमारे पास कोई प्रमाण होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चनेयर बनाते हैं, A4 साइज पेपर में बनता है, उसमें क्वेश्चंस लिखिए और क्वेश्चन के आंसर हम लोग जनरली स्टूडेंट से नहीं पूछते हैं। क्या होता है, जब आप किसी को ओपन छोड़ेंगे ना तो बहुत उल्टे सीधे जवाब देता है। तो आजकल रिसर्च का क्या ट्रेंड हो गया है कि जो भी क्वेश्चन, जैसे अगर आप पूछती हैं, पहला स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि बोलने से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज। तो अब उससे पूछेंगे तो वो आपको आंसर, अगर 300 विद्यार्थी तो 300 अलग अलग जवाब देंगे। तो आप क्या करिए, 5 ऑप्शन दे दीजिए, क्वालिटी है, इनर क्वालिटी है, ऐसे करके आप ऑप्शन दे दीजिए और उसमें टिक मार्क करेगा। तो इससे क्या होगा, आपको आगे चल के उसका टेबुलेशन करना, उसका एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से अगर आप एक क्वेश्चन में 40 या 50 क्वेश्चंस बताते हैं, तो 50 क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप, उसको 5 पॉइंट स्केल बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। तो ऑप्शन आप डाल दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है, और अगर उनके ऊपर छोड़ेंगी तो आपको 300 आंसर 300 टाइप के मिलेंगे, तो आप कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का ट्रेंड ये हो गया है कि जितने भी प्रश्न पूछते हैं, तो जैसे आपने पहले मूल्य पूछा, फिर आप पूछेंगे मूल्यहीनता से आप क्या समझते हैं, वहां भी 5 ऑप्शन दे दीजिए। फिर आप बोलिए कि आज विद्यार्थी क्या है, अब महाविद्यालय में पढ़ाई कैसे हो रही है, तो उसके भी ऑप्शन दे दीजिए। तो हर प्रश्न के नीचे आप 4-4 ऑप्शन देते जाइए, 5-5 ऑप्शन, और उसमें जो भी आपका उत्तर देने वाला है, रिस्पोंडेंट है, वो क्या करेगा, टिक मार्क करता चला जाएगा। तो जब ये सारा हो जाएगा तो आप उसका टेबुलेशन करेंगे। टेबुलेशन का भी तरीका होता है, आजकल कंप्यूटर में टेबुलेशन हो जाता है। हैंड टेबुलेशन आजकल कोई नहीं करता, वो हम लोग के समय में हुआ करता था, तो आप उससे कर लीजिए। उसके बाद जब टेबुलेशन हो जाएगा तो उसका एनालिसिस करना शुरू करिए कि 300 में से 30 लोगों ने क्या कहा, 40 लोगों ने क्या कहा, ऐसे करके सबका विश्लेषण करते जाइए। और जो आपने प्रीवियस स्टडीज ली हैं, कलेक्ट की हैं, उनके साथ कोरिलेट करिए। आपका काम बहुत नंबर 1 होगा। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि आजकल के विद्यार्थियों में बहुत वैल्यू डिग्रेशन दिखाई दे रहा है, तो अगला मेरे से पूछेगा आपने कहा कैसे? आपने देखा है किसी को? तो मैं बताऊँगी, अगर मैंने 5 स्टडीज़ को स्टडी किया हुआ है, तो मैं बताऊँगी राम प्रसाद ने ये बात को कहा, है ना? पूर्वी प्रसाद ने इस बात को कहा, रमा मोहन ने अपने अध्ययन में ये पाया। तो 5 अध्ययन का रेफरेंस दे दूँगी और मैं बताऊँगी ये 5 लोगों ने अपने अध्ययन में इस बात को पाया, और मैं जब 300 लोगों की स्टडी मैंने किया एज़ ए रिसर्च स्कॉलर, तो मैंने पाया कि विद्यार्थियों की जो है 300 में से कम 275 विद्यार्थी मान रहे हैं कि विद्यार्थियों में जो है वैल्यू डिग्रेडेशन दिखाई दे रहा है। तो आपका रिजल्ट किस ओर जा रहा है? उस ओर जा रहा है जो आपका एम है। तो ये आपका निष्कर्ष निकलेगा, और अंत में जब सारा आप इस तरह से टेबुलेशन करेंगे तो वो आप बाद में रिजल्ट निकालेंगे। ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो वो तो लास्ट स्टेज है, आपको लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट राइटिंग में पूरा लिखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से। आपका टॉपिक क्या है, आपका एम क्या है, आपके हाइपोथेसिस क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपने डाटा कलेक्शन कैसे किया, कौन-कौन से टूल्स लिए, कौन-कौन से टेक्निक्स लिए। ये 2 चीज़ें अलग-अलग है, मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। टूल्स का मतलब किससे करेंगे? जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास पेन है, मेरा काम है लिखना, तो लिखने के लिए पेन क्या है? टूल है। पर टेक्निक क्या होगी? मैं कैसे लिख रही हूँ, कौन सी स्टाइल में लिख रही हूँ, ठीक है? इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ, कोई और शैली है तो लिख रही हूँ। ऐसे ही आप जो भी मैटर कलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए टूल्स अलग लेते हैं और टेक्निक्स अलग लेते हैं। तो टूल्स तो अभी आपने क्या कहा, मैंने बताया आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करेंगे, जिसको हम लोग क्वेश्चनेयर बोलते हैं। तो क्वेश्चनेयर हमारे लिए क्या है? एक टूल है। और हम टेक्निक हमारी क्या होगी, हम बात करेंगे आमने-सामने बैठ के। जिससे भी पूछेंगे उससे सामने बैठ के बात करेंगे। ये मेरे सामने प्रश्नावली रहेगी, मैं पहला प्रश्न पूछूँगी, आपको बोलूँगी, आप बताएँगे, मैं आंसर लिखूँगी। तो इससे क्या होता है, जब हम आमने-सामने बैठ के बातचीत करते हैं, तो ना केवल हम देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि उसका फेस रीड भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत होशियार होते हैं कई लोग। आप पूछेंगे और बहुत आसानी से आपको घुमा देंगे। तो उस वक़्त आपको क्रॉस क्वेश्चन करना होगा, जो आपके क्वेश्चनेयर में पहले से ही अवेलेबल होगा। जैसे अगर मैं किसी से पूछूँगी आपकी तनख्वाह कितनी है? जनरली लोग घुमा देते हैं, कोई तनख्वाह नहीं, किसी ने कहा मेरी तनख्वाह जो है 50,000 है।
फिर मैं उसका घर देख रही हूँ, क्योंकि मैं आंख तो बंद करके बैठी नहीं हूँ सामने। अब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो 50,000 का घर तो दिख नहीं रहा है, जिस तरह उसका लिविंग स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो मैं पूछूंगी, अब मैं उससे सीधे पूछूंगी कि आप कैसे क्या करते हो, तो नहीं बताएगा। तो मैं पूछूंगी आपके खर्चे कितने हैं, फट से खर्चा बताएगा वो, कि मैं मेडिकल पे इतना खर्चा करता हूँ, एजुकेशन पे इतना खर्च करता हूँ, हमारा राशन है इसमें इतना खर्चा करता हूँ, खर्चा बता दिए। अब आप फटाफट से उस खर्चे को जोड़ लीजिए, तो जब खर्चा आपका कितना आ रहा, 80,000 का, और सैलरी कितनी है, 50,000 की, तो आपको पता चल रहा है बंदा झूठ बोल रहा है अगले वाला। तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चन दूसरा करेंगे। अब हम उससे सीधे नहीं पूछेंगे कि 20,000 का खर्चा आप कैसे पूरा करते हो, हम पूछेंगे क्या आप कोई और भी काम करते हैं क्या, तो फिर वो बताएगा। तो इस तरह के हमके क्रॉस क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। आपका क्वेश्चनर बहुत पैक्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से रेलेवेंट होना चाहिए, और तब आप पूछते जाएंगे तो कहानी की तरह से सारे आपको रिस्पॉन्सेस मिलते चले जाएंगे। तो बाद में आप उसके रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताई कि आप जो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ क्या आ रही, आपको गाइड बता नहीं रहा आप कैसे करेंगे। तो अगर आप पहला स्टेप करके जाती हैं, आप सारा रिव्यूज कर लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, उनको नोट बना लीजिए, और आपको यदि पता चल जाता है, आजकल तो बहुत सारे आपको चैनल भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं बहुत सारे, इवन खुद मेरे चैनल पर आपको दो तीन आपको लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें एक मैंने लिखा है रिपोर्ट राइटिंग कैसे कहते हैं, एक में रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करते हैं, और एक में है रिसर्च कैसे किया जाता है। तो आप मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो आप उससे आपको बहुत गाइडलाइन मिल सकती हैं। तो कोशिश करिएगा। तो ये जो चीजें होंगी, अब क्या होगा, आप पूरी तरह से तैयार हो गई, अब आपके पास बहुत सारी चीजें हो गई। आप देखिएगा जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगी। क्योंकि हम तब परेशान होते हैं जब हमको कुछ नहीं मालूम होता है, हमारी जानकारी नहीं है, हमें कोई बता नहीं रहा है। तो नेचुरली ये चीजें आएंगी तो फिर वो सारा चीजें हमारा कहाँ जाएगा, हमारा बिहेवियर रीडायरेक्ट होकर के घर पे निकलता है, या वो हमारे पर्सनालिटी के अंदर जो है धीरे धीरे आपको डाउन करना शुरू करता है। तो हम उन सब चीजों को जानने की कोशिश करें। और ये आप समझ लीजिए कि जब रिसर्च करने जाते हैं, गाइड कम बताएगा, आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजों को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीजों को आप ढूंढती हैं, देखती हैं। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। हेलो। जी हाँ यस यस। हाँ हाँ। तो फिर एक मिनट, ये कुछ दब गया शायद, एक मिनट, कुछ दब गया है। हाँ, तो अब क्या करना है आपको, जब ये सारी चीजें आप जान गई तो आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो जब अच्छा लगने लगेगा, और आपके अंदर खुद ही अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा पैदा होने लगेगी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी, अरे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, ये चीज और अच्छी लग रही है, और आप बैठ करके सब सर्च करना शुरू करेंगे। वो जो मैं आपको बता रही हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके सारे सोर्सेस मैंने उसमें बताए हैं। आजकल बहुत सारा, एक साई हब करके है, एक आपकी शोध गंगा है, ऐसे बहुत सारी आजकल साइट्स आ गए हैं जो एक स्कॉलर को बहुत मदद करते हैं, केवल काम करने में नहीं, इवन टॉपिक सिलेक्शन में भी बहुत मदद करते हैं। आप नेट पे डालिए कि आपको रिसर्च क्या करना है। सपोज अगर आपको मालूम चल गया कि वैल्यू डिग्रेशन पे करना है, तो आप टॉपिक रिलेटेड विद द वैल्यू डिग्रेशन लिखिए, और उसके बाद आप उसको सर्च करिए, आपको तमाम टॉपिक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम खुद खोजे, अपने समय को सदुपयोग करिए। आपके ब्रदर इतना आपके लिए तकलीफ उठा रहे हैं, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आज वो बता रहे थे तो मुझे तो लगा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे ब्रदर मिले हैं जो आपके पापा के जैसे हैं, आपका पूरा वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, किसी भी तरह की परेशानी हो, आप चाहे तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकती हैं, या और किसी से भी कर सकती हैं। और अब तैयार होके जाएंगे तो देखिएगा आपका गाइड खुद आपको बोलेगा, अरे इसको तो बहुत कुछ आता है। पर एक चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने इस सारे ज्ञान को गाइड के सामने प्रदर्शित मत करिएगा, शो मत होने दीजिए, कि गाइड का भी ईगो होता है, और वो कई बार वो ये सोचता है कि अच्छा मेरी स्कॉलर मेरे से बहुत आगे बढ़ रही है, तो वो वहां पे फिर फ्रिक्शन भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको तैयारी इसलिए करने बोल रही हूँ कि जब आपसे गाइड कोई सवाल करे तो आप इस कंडीशन में रहें कि आप उसको रेस्पॉन्स दे सकें, उसका उत्तर आप उसको दे सकें। तो ये तब दे पाएंगे जब ये सारी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप ये सारी चीजों को करिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको अंदर में उदासी है, चिड़चिड़ाहट है, और किसी भी प्रकार को आपको मानसिक परेशानी अगर हो रही है, और उस समय अगर आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, तो निश्चित रूप से आपके सामने क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको बिल्कुल इस बातों को सोचिए मत, और आराम से जो है इन सब का विचार करिए, और
सोचिए क्या करना है, कैसे करना है, नेट पे सिलेक्शन करिए और जितना भी आपको जानकारी और भी चाहिए तो आप चाहे तो मुझसे ले भी सकती हैं और मैं आपको कभी भी फिर भी आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल भी मैं आपको बता दूँगी, उस पे भी कर सकते हैं और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि रिसर्च में किसी भी तरीके से आपको मेंटली डिप्रेस मत होइएगा। मैं बोल ज़रूर रही हूँ, करना आपको है और वो तभी हो पाएगा जब आपके पास चीज़ें होंगी और चीज़ें कहीं से आती नहीं है, आप ही को सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको ही खोजना पड़ेगा और उसकी फाइलिंग करते जाइए एक-एक करके। सारे जितने भी डिटेल्स आपको मिलते हैं, उनकी फाइलिंग करिए और उनको जब समय मिलता है उनको पढ़िए। पहले से एक आसान तरीका और बता देती हूँ आपको, सारे जितने चैप्टर्स बनाए हैं आपने, उस चैप्टर के लिए उतनी फाइल बना लीजिए और उनसे संबंधित डेटा जो आपको मिल रहा है, रिटन फॉर्म में या आपको व्हाट्सएप पे मिल रहा है या आपको नेट पे मिल रहा है या आपको किताबों से मिल रहा है, वो सब उस फाइलों में डालते जाइए, तो अंत में आपको रिपोर्ट राइटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं समझती हूँ कि आप इन सब बातों को सुन रही होंगी, समझ रही होंगी और कहीं और आपको कोई और प्रश्न आपका हो, तो आप पूछें। ये तो मैंने आपको रिसर्च के संबंध में बताया, क्योंकि रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है और दोनों का तालमेल होना चाहिए। तो यदि हम अपने आप को तैयार कर लें, तो और किसी प्रकार की सिचुएशन आएगी भी और सिचुएशन तो आएगी, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, आएगी। लेकिन अगर हम तैयार रहते हैं, तो वो सिचुएशन का हम सामना कर सकते हैं। थोड़ा-सा अपने आप लाइफ़स्टाइल चेंज करिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, बहुत आसान तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल बहुत सारे साधन हैं। आप किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता हो, उन साधनों का प्रयोग करके अपनी दिनचर्या को निर्मित करिए। सुबह उठ के थोड़ा-सा ध्यान करें, फिर उसके बाद काम करें और उसके बाद बाकी कामों में लगें, फिर पढ़ाई करें और पढ़ाई करते समय पूरी कोशिश करिए कि आप जब भी किसी चीज़ को ढूँढते हैं, अगर कोई परेशानी होती है, तो परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है तो मैं भी आपकी उस वक़्त तत्काल मदद कर सकती हूँ, आप मेरे से फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9424128806 तो इससे भी आप चर्चा कर सकती हैं। तो अब आप देखिएगा और इन सारी चीज़ों को खोजने के बाद मैं चाहूँगी कि एक बार आप फिर मुझसे मिलें, 15 दिन के बाद यदि आप उचित समझती तो आएँ और यदि बीच में भी आना चाहे तो आ सकते हैं। तो अभी मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगी और चाहूँगी कि 15 दिन के बाद थोड़ा-सा आप अपने आप को तैयार करिए और अपने ब्रदर के साथ फिर आप आएँ, ठीक है? तो फिर 15 दिन के बाद आप मुझसे मिलिए, ठीक है? नमस्कार। बहुत-बहुत थैंक यू। नमस्ते। अच्छा। किशन भाई आ जाइए। जी, जी, जी। आया, आया। हाँ, आइए, आइए। अपनी बहन को भी लाए हैं आप? हाँ, हाँ। नमस्कार। आपने बोला था कि 15 दिन के बाद में लाना हाँ, है हुँ। तो अब आप बताएँ कि आपको कैसा लगा 15 दिन में? कुछ दिखा? बहन में कुछ दिख रहा था? कुछ चेंज दिखा? आपके साथ उसका व्यवहार और भी कुछ चीज़ जो आपने देखा होगा, आप तो बहुत बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन को, वो तो मुझे दिख रहा है। तो आप जी, बताएँ कि आपको कैसा लग रहा है? आपने सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेघा हुँ, को समझाया है हुँ, हुँ। और उस जो भी सुझाव दिए आपने, वो हमको बताया उन्होंने, बहुत ही अनमोल सुझाव है, उस पर उन्हें 15 दिन में गत 15 दिन में अमल किया। उस पर रिज़ल्ट भी आप देख रहे हैं, आप उसका फेस देखिए और आगे भी आपके हुँ, गाइडेंस बिल्कुल लेते सही बात। रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी बहुत दिख रहा है। हेलो मेघा, जी। हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड। व्हाट हाँ, अबाउट यू मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताओ आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लगा? अभी और किस चीज़ की आवश्यकता है आपको? इट्स अ मिरेकल मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। सच में मेरे साथ तो एकदम ये जादू हो गया, क्योंकि मैं सच में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी और समझ भी नहीं पा रही थी डिस्कस करूँ तो करूँ किससे? क्या हुँ, कहूँ? क्योंकि हुँ, गाइड को भी मैं एक हद तक ये पूछ सकती हूँ, गाइड के बारे में तो किसी से ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। नहीं कह क्योंकि सकते, एक बिल्कुल डर भी सही लगा है। रहता है ना? एक ये भी हुँ, चीज़ है। हुँ, बहुत हुँ, सारी अनकही बातें थी जो आपने मेरे बिना कहे समझा और उन हुँ, बातों को बताया। तो बिल्कुल आपने उन सारी ही बातों को, मतलब जो मन में आ रहे थे, उथल-पुथल कर रहे थे, आपने ए से जेड तक की सारी गुत्थी समझा दी है। अभी मुझे समझ में आ गया पीएचडी मतलब क्या? हुँ, कैसे-कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े।
अभी सारा मुझे क्लियर है, इसलिए मुझे अभी बहुत हल्कापन है। मैं भी इतना दिक्कत में आ गई थी, इतना डिप्रेशन मुझे हो गया था, इतना चिड़चिड़ा। अभी वो सब चीजें शांत है, प्रॉपर मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, जैसे जैसे आपने मुझे बताया मैं हर चीज को फॉलो कर रही हूँ। और अभी उन सभी चीजों में जो मैंने फॉलो करना विशेष स्टार्ट किया है वो है मेडिटेशन, जैसा कि आपने मुझे कहा, उस चीज से मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत हद तक सारी बातें क्लियर हैं। और जैसे कि आपने बताया टाइम टू टाइम आपने अपनी साइट के बारे में बताया, मैंने वहां जाके भी देखा, उससे मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में और ज्यादा हेल्प मिली है। आपने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, मुझे वो भी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। बहुत बहुत दिल से थैंक यू मैम। चलिए चलिए, बस बस एक स्कॉलर खुश रहे, उसको सारा रास्ता मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गाइड और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत बड़ा वो होता है, एक लेगुना भी बोल सकते हैं, क्योंकि गाइड और स्टूडेंट का ऐसा वाला रहता है स्टाइल। तो गाइड को लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, है ना, सब कुछ मैं ही जानता हूँ, और अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसको लगता है स्कॉलर को तो कुछ आता नहीं है। तो स्कॉलर भी चूंकि अभी तो लर्निंग स्टेज पे है, वो पहले सीढ़ी पे कदम रखा है, तो अगर वो भी इस चीज को तैयार कर ले, और मुझको लगता है यदि आप सीख रही हैं, आप समझ रही हैं, तो और भी अपने स्कॉलर को बताइए। अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग मुझे बोलेंगे, तो मैं आप लोग सबकी कभी एक दिन क्लास भी ले सकती हूँ, सारे स्कॉलर्स को बता दूंगी। और क्योंकि ये कोई आधे घंटे एक घंटे में बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन एक लंबा समय है, हर एक स्टेप पर बात करते हैं, तो क्या है, स्कॉलर लोग धीरे धीरे समझते हैं, और फिर गाइड के साथ उनकी अपनी ट्यूनिंग बेटर होती है बाद में जाके। क्योंकि यही चीजें जो अर्ली स्टेज में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, जहां मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया, आप नहीं समझ पा रहे हैं, गाइड बताता नहीं है, तो आपको लगता है कि गाइड तो बहुत ज्यादा वैसा बिल्कुल खड़ूस टाइप का है, और बिल्कुल कुछ बताता नहीं है, पता नहीं अपने को क्या समझता है, या बहुत सारी चीजें हैं। और या फिर इतना वो बिल्कुल ऐसा दिखता है कि वो, उसको लगता है कि गाइड को कुछ नहीं आता होगा। ये सब चीजें भी होती हैं। तो अभी अपने को सब कुछ नहीं सोचना है, और सबसे पहली बात, दूसरे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। आप अपने आप को सोचिए, आप क्या कर सकती हैं, आप अपने आप को कैसे एनरिच कर सकती हैं, आप अपने आप को कैसे अपने नॉलेज के लेवल पे बहुत अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं, ये कोशिश करिए, तो आप कहीं भी स्टैंड कर सकती हैं। और फिर पीएचडी तो बहुत आसान है, वो तो नियमतः जो भी टाइम लगना वो टाइम लगेगा, क्योंकि उसका 3 मंथ 3 इयर्स का रहता ही है। लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे, सीरियसली करेंगे, समझ के करेंगे, तो 2 साल में भी काम खत्म हो सकता है, साल में भी काम खत्म हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट जल्दी डॉक्टर बनने के लिए, और अपने भाई को एक और अच्छी खुशी देने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश है, आपको खुश देखकर वो खुश देख रहे हैं। तो मुझे लगता है पीएचडी अपनी जगह है, लेकिन जो मेन चीज है, रिलेशन की बॉन्डिंग बाइंडिंग जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो है आप लोग दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। टच वुड, गॉड आप लोग दोनों को बहुत अच्छे से वो करे, रास्ता दिखाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और कहीं कुछ किसी तरह की भी आवश्यकता पड़े तो सब चीजें हाजिर है, मैं भी तैयार हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, आपकी मदद भी कर सकती हूँ। और अगर आपको इस तरह से शोध के क्षेत्र में भी किसी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता है, आगे भी आएगी, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पर पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आप अच्छे से पीएचडी कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। ओवर टू यू भाई जी। मैडम जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने मेघा को समझाया, इतनी इजी भाषा में समझाया कि मैं भी आपका नाम अदर स्कॉलर को मैं भेज सकता हूँ कि आप जरूर। उनके जाइए। जी जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजी, चलो बहुत थैंक यू करो। जी थैंक यू।